दोस्तों, जब आप व्रत के दिनों में सुबह उठते हैं तो घर में एक अलग ही माहौल होता है। किचन से आती है हल्की सी खुशबू, जो आपकी माँ और पत्नी जल्दी जल्दी कुछ तैयार कर रही होती हैं। और कुछ ही देर में प्लेट में आता है सफेद मोतियों जैसा चमकता हुआ साबूदाना, हल्का फूला हुआ, कभी खिचड़ी के रूप में, कभी बड़े के रूप में, कभी खीर के रूप में। लेकिन क्या आपने कभी सच में रुककर सोचा है, यह छोटे छोटे मोती आखिर आते कहां से? क्या यह किसी पेड़ पर उगते हैं? क्या यह चावल की तरह किसी खेत में पैदा होते हैं, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी प्रक्रिया छिपी है जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोग अनजान हैं? आज की इस वीडियो में हम उसी सफेद मोती की यात्रा को समझेंगे जो आपके घर की थाली तक पहुंचने से पहले एक बेहद अलग दुनिया से होकर आता है। आप शायद हैरान रह जाएंगे कि यह जानकर कि साबूदाना किसी दाल, चावल या गेहूं से नहीं बनता। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे पेड़ से जो भारत के खेतों में आमतौर पर दिखाई भी नहीं देता है। यह पेड़ है कसावा, जिसे अंग्रेजी में टेपिका कहा जाता है और वैज्ञानिक दुनिया में इसे जाना जाता है मनी होट एस्कुलेटा के नाम से। यह पौधा दिखने में साधारण सा होता है, ऊपर से हरे पत्ते होते हैं, लेकिन असली खजाना छिपा होता है इसके नीचे, इसकी जड़ों में। मिट्टी के अंदर इसकी जड़ मोटी होती है, लंबी होती है और स्टार्च से बड़ी होती है। यही जड़ें साबूदाना बनने की पहली सीढ़ी है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में, खासकर तमिलनाडु और केरल में, कसावा की खेती बड़े पैमाने पर होती है। खेतों में महीनों तक यह पौधा बढ़ता रहता है और जब इसकी जड़ें पूरी तरह तैयार हो जाती हैं तब किसान इन्हें जमीन से निकालते हैं। बाहर से यह जड़ें आलू या शकलगन जैसी लग सकती हैं, लेकिन इनके अंदर होता है एक सफेद दूधिया स्टार्च जो बाद में बदल जाता है उन गोल गोल मोतियों में जिन्हें हम साबूदाना कहते हैं। अब सोचिए, कच्ची जड़ से यह चमकते मोती कैसे बनते होंगे? कहानी यहीं से दिलचस्प हो जाती है दोस्तों। कसावा की जड़ें सीधे खाई नहीं जा सकती। दरअसल कच्ची कसावा में हल्की मात्रा में जहरीले तत्व भी होते हैं जिन्हें हटाना बहुत जरूरी होता है। अगर सही तरीके से प्रोसेसिंग ना की जाए तो यह शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है। यही वजह है कि साबूदाना बनाना सिर्फ एक साधारण पीसने और सुखाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा विज्ञान काम करता है। जब कसावा की जड़ें फैक्ट्री में पहुंचती हैं तो सबसे पहले उन्हें अच्छी तरह धोया जाता है। मिट्टी, कचरा और बाहरी परत हटाई जाती है। फिर इन जड़ों को मशीनों में डालकर बारीक पेस्ट में बदल दिया जाता है। यह पेस्ट दिखने में किसी गाढ़े दूध जैसा होता है। यहीं से असली जादू शुरू होता है दोस्तों। इस पेस्ट को बड़े बड़े टैंकों में रखा जाता है जहां इसे कई बार धोया और छाना भी जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान जड़ों में मौजूद फाइबर अलग हो जाता है और नीचे बचता है शुद्ध स्टार्च। यही स्टार्च आगे चलकर साबूदाना बनने वाला है। लेकिन अभी भी यह बस एक सफेद गीला पाउडर है। इसमें कोई आकार नहीं है, कोई मोती जैसी शक्ल नहीं है। तो फिर यह गोल गोल दाने बनते कैसे हैं? यहीं पर आता है एक खास प्रोसेस जिसे समझना अपने आप में रोचक है। दोस्तों, इस स्टार्च को पहले थोड़ा गीला रखा जाता है ताकि इसमें हल्की नमी बनी रहे। फिर इसे एक खास तरह की मशीन में डाला जाता है जिसमें घूमते हुए ड्रम और छोटे छोटे छेद होते हैं। जब स्टार्च इन छेदों से गुजरता है तो वह छोटे छोटे गोल कणों में टूटने लगता है, जैसे आधा छलनी से गिरते हुए छोटे दानों में बदल जाता है। लेकिन अभी भी यह कच्चे हैं, नरम हैं और आसानी से टूट सकते हैं। अब इन्हें छोटे छोटे गीले दानों को भाप दी जाती है। गर्मी मिलती ही स्टार्च के कण आपस में जुड़ने लगते हैं और मजबूत हो जाते हैं। यही वह पल है जब एक बेजान पाउडर गोल चमकदार मोतियों में बदलने लगता है। कल्पना कीजिए, फैक्ट्री के अंदर बड़े बड़े ट्रे में फैले हजारों लाखों छोटे दाने जिन पर हल्की भाप डाली जा रही है और कुछ ही घंटों में वे मजबूत चिकने गोले में बदल रहे हैं। इसके बाद इन्हें धूप में या ड्रायर मशीन में सुखाया जाता है। धीरे धीरे नमी खत्म होती है और जो बचता है वो है सूखा, सफेद, हल्का और लंबे समय तक टिकने वाला साबूदाना। अब जरा सोचिए, वह साबूदाना जिसे आप उपवास में सात्विक भोजन मानकर खाते हैं, उसकी यात्रा खेत की मिट्टी से शुरू होकर मशीनों की आवाज, गर्म भाप और तेज धूप से गुजरती हुई आपकी थाली तक पहुंचती है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह साबूदाना भारत में आया कैसे? क्या यह हमारी पारंपरिक फसल थी या इसे कहीं बाहर से लाया गया था? और अगर यह बाहर से आया तो फिर यह व्रत का इतना अहम हिस्सा कैसे बन गया? अब जरा समय को पीछे घुमाइए। आज से सैकड़ों साल पहले भारत के गांवों में न बिजली थी, न फैक्ट्रियां, न यह चमकते हुए सफेद मोती। उस दौर में लोगों का भोजन पूरी तरह स्थानीय फसलों पर निर्भर था। गेहूं, चावल, बाजरा, जौ,
साबूदाना नाम की कोई चीज आम रसोई का हिस्सा नहीं थी। असल में जिस कसावा से साबूदाना बनता है वह भारत की मूल फसल ही नहीं है। इसकी जड़ें छिपी हैं दक्षिण अमेरिका की धरती में। वहीं के जंगलों और आदिवासी समुदायों ने सबसे पहले इस पौधे को पहचाना, उगाया और उसके स्टार्च का इस्तेमाल करना सीखा। बाद में जब यूरोपीय व्यापारी समुद्री रास्ते से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे तो कई नई फसलें एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाई। उसी दौर में कसावा भी एशिया की तरफ आया। कहा जाता है कि 17वीं सदी से 18वीं शताब्दी के दौरान पुर्तगाली व्यापारियों ने इसे भारत के दक्षिण तटों पर लाकर लगाया। केरल और तमिलनाडु की जलवायु इस पौधे के लिए अनुकूल थी और धीरे धीरे इसकी खेती फैलने लगी। शुरुआत में इसे गरीबों का भोजन माना जाता था क्योंकि कसावा की जड़ सस्ती थी, जल्दी उगती थी और अकाल के समय पेट भरने का सहारा बन जाता था। लेकिन समय के साथ इसी जड़ से निकला स्टार्च यानी साबूदाना एक अलग पहचान बनाने लगा। अब सवाल उठता है, जो चीज बाहर से आई वो भारतीय व्रत का इतना अहम हिस्सा कैसे बन गई? इसका जवाब छिपा है हमारी परंपराओं और सामाजिक बदलावों में। भारत में व्रत के दौरान अनाज न खाने की परंपरा रही है, लेकिन शरीर को ऊर्जा चाहिए। ऐसे में कुछ ऐसा जो पेट भी भरे, हल्का भी हो और अनाज की श्रेणी में भी न आए। साबूदाना इस भूमिका में बिल्कुल फिट बैठ रहा था। यह गेहूं या चावल नहीं था बल्कि जड़ से निकला स्टार्च था। इसलिए धीरे धीरे यह व्रत के भोजन का हिस्सा बनने लगा। धीरे धीरे साबूदाना, खिचड़ी साबूदाना, बड़ा साबूदाना, साबूदाना की खीर जैसे व्यंजन बनने लगे। खासकर उत्तर भारत में नवरात्रि और एकादशी जैसे व्रतों में इसकी मांग बढ़ती गई। दिलचस्प बात यह है कि जो फसल दक्षिण भारत में उगती थी उसका सबसे ज्यादा धार्मिक उपयोग उत्तर भारत में होने लगा। सोचिए, तमिलनाडु के खेतों में उगी एक जड़ हजारों किलोमीटर का सफर तय करके उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश की रसोइयों तक पहुंचती है और वहां व्रत का पवित्र भोजन बन जाती है। यह सिर्फ व्यापार नहीं, संस्कृति का संगम है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपकी थाली में साबूदाना आए तो उसे सिर्फ व्रत का खाना मत समझिए, उसकी पूरी कहानी याद रखिएगा। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ऐसे ही रहस्यमयी और दिलचस्प सच जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।